लोगों के पास ये भ्रामक अफवाह भी फैलाई जा रही है कि कोरोना के 2 खुराक लेने से भी लोग कोरोना से मर रहे हैं। ये भ्रामक बात है। कोरोना के 2 खुराक यदि किसी ने ले लिया है तो हो सकता है उसको कोरोना हो, लेकिन कोरोना इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा और अपने घर को पहुंच जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया में भी भ्रामक अफवाह फैलाई गई थी कि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन में नवजात बछड़े के सीरम मिलाकर बनाया जाता है, जिसका केंद्र सरकार ने पुरजोर खंडन किया। तो इस प्रकार की जो भ्रामक अफवाहें हैं, लोगों को भयभीत करने का या धार्मिक रूप से डराने का, इस अफवाह को दूर करना है, लोगों को समझाना है, जागरूक करना है, ताकि वो टीका लगवाएं। अभी 21 जून से 18 से ऊपर के लोगों को सबको टीकाकरण के लिए कहा गया है और लोग टीकाकरण लगवाने के लिए जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम इस साल के अंत तक पूरे युवाओं को टीकाकरण कर लेंगे। टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को भी सशक्त करना होगा। मिशिगन विश्वविद्यालय के महामारी विज्ञान की प्रोफेसर प्रमोद मुखर्जी कहती है कि जरूरत पड़ने पर टीका लगाने के लिए हमें लोगों के घरों में सीधा जाना पड़ सकता है, ताकि लोग धक्का मुक्की खाकर या संघर्ष करके टीका से बचने की कोशिश न करें। तो इस प्रकार से हम टीकाकरण को एक जरूरत के रूप में या आंदोलन के रूप में, जन आंदोलन के रूप देकर सफल बना सकते हैं। लोगों को टीके के बारे में जो झिझक है, जैसे कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था, लोग डरते हैं कि टीका लगवाने से बुखार आता है, दर्द होता है। ये सबको नहीं होता, किसी किसी को भी होता है और वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो बातें हैं उनको लोगों के मन से हटाना है और टीका लगवाने के लिए जागरूक करना है। तीसरी लहर कह रहे हैं कि इसके बाद, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आ सकती है, जो बच्चों के लिए ज़्यादा घातक है। तो दूसरी लहर में जो स्थिति थी वो अब नहीं है। उस समय वैक्सीन की भी कमी थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी और भी जितने मेडिकल ऑपरेटर्स हैं उनकी कमी थी, जो अब केंद्र सरकार इस महामारी से जूझने के लिए पूरी तैयारी कर ली जाए। यदि तीसरी लहर आती भी है तो हम सामना करने के लिए तैयार हैं। दूसरी लहर के थम जाने पर भी हमें राष्ट्रीय स्तर पर संतुष्ट या खुश नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम सावधानी बरतना न छोड़ें। जैसे कि अभी दिल्ली में अनलॉक हुआ तो देखा गया कि बाजारों में खूब भीड़, न मास्क लगाए हैं, न सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। तो दूसरी का तीसरी लहर भी आ सकती है और उन्होंने, वहाँ के अधिकारी ने कहा कि हमें फिर से लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लॉकडाउन से बचने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और दिन में कई बार अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। इससे हम कोरोना महामारी को जीत सकें। अभी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक क्रैश कोर्स शुरू किया है, जिसमें 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और वो इसमें कोरोना वॉरियर, फ्रंटलाइन वॉरियर को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, इससे कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और आसान हो सके, आसानी हो। अंत में यही कहूँगा कि इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए
छात्र छात्राओं, प्रबुद्धजन और जितने भी जानकार शिक्षित लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, मेडिकल स्टाफ है, वो लोगों को बताएं कि टीकाकरण ही इसका अंतिम उपाय है और टीकाकरण ही अंतिम कवच है कोरोना महामारी से बचने के। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. I am sure the student over here will be motivated and enlightened our mind. Once again, thank you so much for attending this webinar from your busy schedule. So, on behalf of the management, I thank him providing various present to join us today and enhance our knowledge. Now, let us start the technical session. The acceptance of COVID-19 is very essential and determinant of vaccine uptake and likelihood to control COVID-19 pandemic. Developing strategies to decrease public hesitation and increase the trust is the vital for implementing vaccination program. With this note, let us start our second day of webinar on the topic of COVID-19 vaccine acceptance and public awareness. Sorry for the little disturbance. I am very pleased to welcome our today's speaker, Dr. Nirmal Verma sir. It is a great pleasure for me to introduce our speaker. Dr. Nirmal Verma is the professor and head of the Department of Community Medicine, Pandit Jawaharlal Nehru Medical College, Raipur. He is the professor and head of the department from last 7 years. Sir has experience in public health for 20 years. Sir is also chairman of adverse event following immunization in Chhattisgarh, state committee and member of state COVID command technical committee. Sir is the chairman also. Sir has published 36 national international journals in a journals paper in a very reputed journals. So now I am very pleased to welcome today sir for starting the second day of session. Thank you very much, Soumya ji. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Thank you very much and congratulations to all organizers, all team, Kalyan PG College, Durg. एंड अभी जो हमने सुना प्रोफेसर पटेल सर को और प्रोफेसर यादव सर को, उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें कोविड के बारे में बताई और कवर की। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे टेक्निकल बातों पे आ जाता हूँ। और मेरा साइंटिफिक प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि कोई भी नेशनल प्रोग्राम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें उन लोगों का कितनी भागीदारी है जो लोग इसके लाभार्थी, जो इसके बेनिफिशियरीज। सो हमारा वैक्सीन प्रोग्राम इस बात पे निर्भर करेगा कि हम जिन लोगों के लिए वैक्सीन प्रोग्राम लाए हैं वो उसको कितने अच्छे से स्वीकार करते हैं। क्या ये प्रेजेंटेशन अभी दिख रहा है मैडम? सॉरी मैं हाँ सर विजिबल है। हेलो सर योर प्रेजेंटेशन इज विजिबल नाउ। अच्छा, ओके। सो हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई भी नेशनल प्रोग्राम होता है तो उसमें ये बात महत्वपूर्ण होती है कि उसके लाभार्थी उसका कितना उपयोग करते हैं। जितनी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम तकनीकी रूप से कितने सक्षम हैं, लोगों को चीज़ें उपलब्ध करा पा रहे हैं कि नहीं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि लोगों में उसके प्रति कितनी जागरूकता है और वो लोग उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं। तो ये
जो हमारे पहले वक्ता थे उन लोगों ने भी इस बात पे जोर दिया, मैं उसे कंटिन्यू करना चाहूँगा। आज का विषय है जो है उसके संदर्भ में आगे बढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्सीन होती क्या है और क्यों आवश्यकता पड़ती है वैक्सीन की। क्या रही मेरी आवाज ऑडिबल है? Yes, sir. हाँ प्लीज। तो अपन बात करेंगे वैक्सीन। वैक्सीन से पहले जरूरी है कि हम समझें कि वैक्सीन की जो आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो वैक्सीन का लगाने का कारण ये होता है कि हम अपने अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना। और इस प्रतिरोधक क्षमता में भी जो यदि हम और अच्छे से इस चीज को समझना चाहें तो इसमें दो तरह की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। एक होती है लोकल इम्यूनिटी हम जिसको बोलते हैं और दूसरी होती है सिस्टमिक इम्यूनिटी। तो लोकल इम्यूनिटी जो होती है वो जो भी इन्फेक्शन है जिस रूट से एंट्री कर रहा है उसको उस जगह पे रोकने की कोशिश करती है। उदाहरण के तौर पे हमने पोलियो वैक्सीन का, तो पोलियो की जो वायरस है वो मुंह के रास्ते हाथ तक पहुंचता है और जो लोकल इम्यूनिटी होती है वो डेवलप होती है आंत में। तो वायरस को आंत से ब्लड में या शरीर के दूसरे भाग में जाने नहीं देती है, वो आंत की कोशिकाओं में ही ऐसा सिस्टम बनाती है कि वो वायरस आगे ना बढ़ सके। और दूसरी क्षमता होती है वो कहलाती है सिस्टमिक इम्यूनिटी। सिस्टमिक इम्यूनिटी यदि उस बैरियर को कोई वायरस क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है किन्हीं भी परिस्थितियों में, तो उससे लड़ने के लिए अपना सिस्टम को तैयार रखती है। और इस प्रकार हम यदि देखें तो पोलियो में दो तरह का डिफेंस सिस्टम काम करता है अभी भी, जिसमें हम कुछ बोलते हैं लोकल इम्यूनिटी और सिस्टमिक इम्यूनिटी। तो सिस्टमिक इम्यूनिटी में यदि हम बात करें तो उसमें भी दो तरीके की पद्धतियां होती हैं जो शरीर डेवलप करती है। एक एंटीबॉडी बनाता है और एक सेल रहता है जो सेल के माध्यम से प्रतिरक्षण प्रणाली तैयार होती है जिसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन जब हम जिस संदर्भ में हम अभी बात कर रहे हैं उसमें मोटा मोटी हम जो इसको जानते हैं वो रहता है एंटीबॉडी के रूप में। तो एंटीबॉडी जो है एक तरह से हमारे यहाँ शरीर के अंदर एक हथियार है जो इन्फेक्शन आता है उसके विरुद्ध काम करने के लिए शरीर तैयार करता है। वैक्सीन को लेकर इतना वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें तो सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें निगेटिव चीजें प्रचारित की जा रही है, जैसा कि यादव सर ने और पटेल सर ने भी इस चीज का जिक्र किया। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उसको इतना हवा बनाया गया है कि कोई नई चीज आ गई है जो दुनिया में पहले कभी नहीं थी और उसके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें और कई ऐसी चीजें भी उस पर लिख दी जाती हैं। वो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी लिख देते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, जो लगता नहीं है कि इतने जीवी लोग भी इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है। यदि हम इसका इतिहास देखें तो 1796 आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने साल पहले से टीके का जो है वो खोज हो चुकी थी। और एडवर्ड जेनर के समय जब उन्होंने ये बनाया था तो उस समय भी यही बातें होती थी जो आज होती। उस समय भी लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे और बहुत सारे उनके क्रिटिसिज्म हुए थे। और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं समझता हूँ अभी आज ऑडियंस है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के रिसर्च भी करने वाले हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी से बैकग्राउंड के हैं और बहुत सारे रिसर्चर्स भी होंगे, इसमें बहुत सारे फैकल्टीज हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी चीज़ में फेल हो गए या यदि आप साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग हैं तो निश्चित तौर पे हमको आगे बढ़ना चाहिए और उसकी प्रेरणा हमको एडवर्ड जेनर से लेना चाहिए कि उनके अंदर इतना भरोसा था तो उन्होंने अपने खुद के बेटों को पहला टीका लगाया था। अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आपके पास लिटरेचर अवेलेबल। उन्होंने पहला जो है टीका लगाया था अपने बच्चे को लगाया था यह साबित करने के लिए कि हाँ मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने बच्चे को टीका लगा के उसकी सेफ्टी की गारंटी दी थी। और इतिहास गवाह है कि वो बहुत सक्सेस हुए और ही इज नोन एज फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन। उन्होंने वही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इम्यूनाइजेशन की शुरुआत की।
तो यदि हम देखें तो 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कि वैक्सीन दुनिया में आए हुए और लगातार सफलतापूर्वक हम लोग बहुत सी बीमारियों को से लड़ने में बहुत अच्छा हथियार साबित हुआ है। आरटीपीसीआर से रिलेटेड और यदि हम बात करें कि इसकी सार्थकता की कितना इफेक्टिव रहा है, तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं कि वैक्सीन जो है हमारे लिए कितना कारगर हथियार है, हमारे लिए कितना सहायक है। आरटीपीसीआर में कुछ कई लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया में चीज़ें शेयर की हैं, तो कुछ मैं आप लोगों को समझ रखना चाहूँगा कि कैसे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बताते हैं। पहला उदाहरण है चेचक का, या जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का पहला वैक्सीनेशन जो है भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, 1802 में शुरू हुआ टीकाकरण, और ये लगातार जैसे जैसे साइंस में तरक्की होती गई, एडवांस होता गया, ये उतना तरीका और उसके कंटेंट्स चेंज होते रहे, लेकिन लगातार टीकाकरण चलता रहा। और 24 मई 1975 को भारत में आखिरी केस चेचक का मिला, और किसी भी बीमारी को एक बीमारी मुक्त घोषित करने की एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि तुरंत हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, कहीं रेगुलर केसेस कई बार निकल आते हैं, तो उससे बचने के लिए हमको जो भारत में सर्टिफिकेशन हुआ वो 1977 में घोषित किया गया कि भारत जो है वो चेचक मुक्त हो चुका है। ये एक उदाहरण है कि जिसमें हो सकता है हम में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उस समय नहीं रहे, उनके जन्म के पहले की एक घटना है। लेकिन ये दूसरी जो मैं आपको एक सफलता की कहानी बताना चाहूँगा वो है पोलियो। पोलियो की यदि हम बात करें तो पोलियो से बहुत सारे बच्चे विकलांग होते थे, फैक्ट था, और हमने भी अपने स्टूडेंटशिप में देखे हैं बहुत सारे पोलियो केसेस को। बहुत से बच्चों की डेथ भी हुई है, बहुत सारे ज़िंदगी भर अपाहिज भी रहे हैं। लेकिन पोलियो के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई, उसमें पोलियो का टीकाकरण भारत में 1954 में 1954 में इसका शुरुआत हुई, और हम देखते हैं कि 1995 में शुरू में पहले रूटीन इम्यूनाइजेशन के थ्रू जो बच्चों को लगता था पोलियो वैक्सीन पिलाने का हो या टीका लगाने का हो, क्लिनिकल परिस्थितियों के हिसाब से दोनों ऑप्शन उपलब्ध थे। और 1995 से जो है इसको एक अभियान के रूप में लिया गया और पल्स पोलियो अभियान नाम दिया गया। आप लोग सभी लोग इसके टैगलाइन से परिचित होंगे, 2 बूंद जिंदगी। तो ये 2 बूंद जिंदगी के टैगलाइन के साथ जो है वो लोगों के साथ जुड़ा और लोगों ने उसमें भरपूर पार्टिसिपेट किया। और पोलियो का जो आखिरी केस था हिंदुस्तान में, भारत में, वो था 13 जनवरी 2011। उसके बाद आज तारीख तक कोई भी ऐसा पोलियो का केस नहीं आया है। AFP केसेस आते हैं, लेकिन उसको अगर कोई बोलता है तो गलत है, वो पोलियो नहीं है। और भी कारण से भी कई बार उसी तरह के लक्षण आते हैं। और 27 मार्च 2014 को, सॉरी यहाँ पर एक छूट गया है, 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। इस प्रकार जो है हम देखते हैं 2 बीमारियों को घोषित, 2 बीमारियों को हम जड़ से भारत में मिटा सके। और चेचक तो दुनिया से ही जा चुका है, कहीं भी चेचक नहीं होता है। पोलियो के कुछ केसेस कुछ देशों में कहीं कहीं मिल रहे हैं, उसको भी पल्स पोलियो द्वारा जो है और आगे की लड़ाई जारी है। ये दिखाने का एक कारण और था कि मैं अपना पर्सनल एक इसमें एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जो पल्स पोलियो का सर्टिफिकेशन का जो एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, जो सर्टिफिकेशन का प्रक्रिया हुई थी, क्योंकि उसमें विशेषज्ञ के रूप में मैं भी शामिल हुआ था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐतिहासिक घटना में मैं भी एक साक्षी रहा। और 3 स्टेट की रिपोर्ट मैंने तैयार की, और मेरी रिपोर्ट में जो मुझे अनुभव मिला वो, और जो मैंने मेरे साथियों से अनुभव शेयर किए, उसके हिसाब से
जैसे जो परिस्थितियां आज हम देख रहे हैं, वो कोविड-19 के टीकाकरण के लिए जो बहुत सारे लोगों की धारणाएं हैं और दुष्प्रचार किए जा रहे हैं और तरह तरह के अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों को निगेटिव मोटिवेशन किया जा रहा है। ये पल्स पोलियो के समय भी हुआ। पल्स पोलियो में अगर ऐसे लोग काम नहीं करते समाज विरोधी, तो शायद हो सकता है 5 साल 10 साल पहले हम पोलियो फ्री हो चुके होते, पोलियो मुक्त हो चुके होते। लेकिन ऐसे लोगों के कारण बहुत सारे इनोसेंट लोग, बहुत सारे जो गांव के इनोसेंट लोग, वो लोग बहकावे में आ गए, तो उसमें बच्चों को छुपा लेते थे, बच्चों को दवा नहीं देते थे। किसी ने बोला कि साहब उसमें से तो बुखार आता है, ये तो हमेशा से बात होती कि बुखार आएगा, हमारे बच्चा परेशान होगा। इसके अलावा जैसे अभी बोलते हैं कि साहब वो तो क्या बोलते हैं, आगे चल के बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रहेगी जब बड़ा होगा। ऐसे बहुत सारी अफवाहें हुई। ये सब चीज़ें को से ऊपर निकलने में बहुत हेल्थ सिस्टम को स्ट्रगल करना पड़ा। खैर आखिरी में सफलता मिली और रिजल्ट हमारे सामने है। यही समस्याएं अभी भी हमारे सामने आ रही हैं। हम देखें तो हमारे यहाँ UIP प्रोग्राम चलता है, जिसमें सभी बच्चों को वैक्सीन लगाया जाता है। आज अभी जो है एक नया प्रोग्राम का नाम दिया गया इंद्रधनुष। तो उसमें भी देखें तो हम वैक्सीन बच्चों को लगाते हैं, जिसमें बिल्कुल सुरक्षित हैं सभी वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन की प्रक्रिया है उसकी सेफ्टी की और उसके कारगर होने के प्रमाण वैज्ञानिक होते हैं, तभी होता है। डिप्थीरिया, टिटनस, परटूसिस, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस, मम्स, रूबेला, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है समाज में, और उसमें एक कारगर हथियार रहा है वैक्सीन। तो वैक्सीन में जब की बात करते हैं हमने, जैसे एंटीबॉडीज़ की बात की, तो एंटीबॉडीज़ जब शरीर में बनता कैसे है, सबसे पहले हम ये समझें। तो मोटे मोटे तौर पे हम ये देखें तो एंटीबॉडी जो है वो 2 तरीके से बनता है। कोई भी जब वायरस या बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से प्रवेश करता है, तो हमारी शरीर की प्रक्रिया के स्वरूप तो पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनता है जो उस संक्रमण को रोकने में मदद करता है। दूसरा, वैसे ही परिस्थिति हम बना के जो उसका प्रतिरूप है या फोटोकॉपी बोले हम जर्म का, उसको टीकाकरण के रूप में शरीर के अंदर डालते हैं, और जिससे शरीर को ये लगता है कि एक इन्फेक्शन आया और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वो एंटीबॉडीज बना। तो 2 तरीके की एंटीबॉडीज बनती हैं, या तो प्राकृतिक इन्फेक्शन या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कई बार लक्षण नहीं आते लेकिन इन्फेक्शन होता है, उसको हम सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या टीकाकरण, 2 तरीके से एंटीबॉडीज होती हैं। अब हम बात करें कोविड के टीके की। तो कोविड के टीके की क्यों आवश्यकता है आज की तारीख में, क्योंकि कोविड को लेकर, कोविड हमारे लिए एक नई समस्या है। कोविड के स्वभाव के बारे में हम कुछ अब जानने लगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं जानते। लेकिन जो वैज्ञानिक तौर पे आज की तारीख तक प्रमाणित चीज़ें हैं, जो हमारे पास उपलब्ध एविडेंस है, उसके आधार पर हमारे पास उससे लड़ने के हथियार, एक तो वैक्सीन है और दूसरा, जैसे बार बार हमारे पूर्व वक्ता बोले, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर है, और हाथ धोना बार। उसको अपन ने शॉर्ट में याद रखने के लिए एसएमएस। तो वैक्सीन और एसएमएस, ये तो हमारे 2 कारगर हथियार हैं। और अनफॉर्चुनेटली लेकिन हम देखते हैं तो ये दोनों हथियार के विरुद्ध लोग अपना ज्ञान देने में पीछे नहीं रहते, और उसमें सोशल मीडिया और व्हाट्सएप बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों इम्पोर्टेंट होते। तो लोगों की याददाश्त भी बहुत छोटी रहती है। पिछले दिनों में देखें हमने कितने सारी समस्याएं कई जगह
बेड्स भी अवेलेबल नहीं थे, बहुत सारे हमारे परिजनों को हमने खोया। इसके बावजूद लोग भूल जाते हैं। और अभी हम देखें, अभी तो आप मार्केट में निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी नहीं। तो मेरा सिर्फ ये बोलने का कारण इतना था कि जो लोग भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं, यदि वो अपनी बातों को लोगों तक पॉजिटिव पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पे हम कुछ लोगों की मदद कर पाएंगे, सिर्फ उनको सही रास्ता दिखाएंगे। हम बात करेंगे कोविड-19 के कारण की। कोविड-19 के लिए दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, बहुत सारे कंपनियों ने शोध किया, लेकिन आज की तारीख तक जो है वो जो वैक्सीन उपलब्ध हो पाई है वो आपके सामने है। ये कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, मॉडर्ना, फाइजर, ये है, ये जो जितनी सारी हैं ये आपके सामने लिस्टेड है। ये वैक्सीन है जो आज की तारीख में उपलब्ध है। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की वैक्सीन दी जा रही है। भारत के लिए हम बात करें तो भारत में 26 जनवरी 2021 से टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया। और अभी तक जो है वो कल का जो आपका बड़ा अच्छा ये रहा, कल तक जो थे ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है कि लोग वैक्सीनेशन करा चुके थे, लगभग 28 करोड़ के आसपास लोग हो चुके थे। लेकिन इनमें से बहुत कम लोगों को अभी साइड इफेक्ट देखने को मिला है। और मैं यदि ये बात करूं कि क्योंकि मैडम ने आप इंट्रोडक्शन में मुझे बताया थी कि जो छत्तीसगढ़ स्टेट की एक कमेटी है, हर एक स्टेट में एक कमेटी होती है कि जो कोई भी इम्यूनाइजेशन, कोविशील्ड ही नहीं, कोई भी इम्यूनाइजेशन होता है, उसके बाद कोई भी यदि किसी भी तरह की असामान्य परिस्थिति उत्पन्न होती है, लक्षण उत्पन्न होते हैं या किसी की तबीयत खराब होती है, एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं जिसको, वो सब एक साइंटिफिक सिस्टम है, रिपोर्टिंग होती है। और वो स्टेट लेवल में सबसे बड़ी जो कमेटी होती है, AFI बोलते हैं, AEFI कमेटी, उसका मैं चेयरमैन हूँ। तो मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ कि आज की तारीख तक कोई भी ऐसा सीरियस गंभीर किस्म का साइड इफेक्ट हमारी जानकारी में नहीं आया है, ना ही किसी की डेथ हुई है, किसी की मृत्यु वैक्सीन कारण हुआ, ऐसी कोई भी जानकारी हमारे संज्ञान में नहीं आई। जितने भी इस तरह के प्रचार दुष्प्रचार किए गए हैं उनकी पूरी जांच गिराई गई है। यहाँ तक कि उस जांच में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के विशेषज्ञ भी शामिल थे। उसमें कई प्रकरणों में मैं भी गया हूँ, लेकिन वो जब हम जांच की तो पता चला वो किसी और कारण से था। लेकिन उसका नाम, चूंकि उसके पहले वैक्सीन 2, 4, 6, 8 दिन पहले, कई बार 15 दिन पहले लगी थी, तो लोगों ने वैक्सीन से जोड़ दिया है, इसलिए वो मीडिया में आ जाता है, सोशल मीडिया में आ जाता है कि ऐसा देखने में आया, पर वास्तविकता इससे बहुत अलग है। तो भारत में 3 तरह के आपको वैक्सीन सुनने में आया होगा। 3 तरह के वैक्सीन को भारत सरकार ने अपनी सहमति दी है, अनुमति दी है। वो है पहला कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दोनों के कोलैबोरेशन से तैयार हुआ है। उसका कई जगहों से उत्पादन हो रहा है और उसमें से एक यूनिट जो है वो हमारे यहाँ भारत में भी स्थापित है। वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके ये लोग वैक्सीन तैयार करते हैं जो कोविशील्ड के नाम से मार्केट में आती है। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। ये भारतीय, पूरी तरह भारतीय कंपनी है, भारत बायोटेक, उसने इजाद की है और उसका टीकाकरण दिया जा रहा है। स्पुतनिक एक रशियन वैक्सीन है जो हाल फिलहाल में ही भारत में इसको उपयोग करने की अनुमति दी गई है। ये तीनों वैक्सीन कनेक्ट करना, बैटरी नहीं चलेगा तुम्हारा फोन। मेरा तो चल रहा है, मेरा सिस्टम चल रहा है, तुम्हारा सिस्टम चल रहा है। किससे कनेक्ट हुआ? तो ध्यान से तो आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। You lost connection, try again. ये था तुम्हारा पीछे। अरे तो ये रुको ना, पहले नेटवर्क तो ना। उसको रिप्रेजेंट करता है
अपन ये कह सकते हैं कि उसके स्पाइक प्रोटीन के विरुद्ध काम करने लायक इन दोनों वैक्सीन को बनाया है। और कोवैक्सीन का जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कोवैक्सीन में डेड वायरस को उपयोग किया गया है और वो डेड वायरस को इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में थ्रू वैक्सीन। तो उसमें जितने भी एंटीजेंस हैं मौजूद वायरस में, वो सभी एंटीजेंस शरीर में जाके एंटीबॉडीज उनके विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। ये एक बहुत छोटे उसमें आपको समझाने के लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक का जो आपका कुछ चीजें हैं, जैसे सेकेंड डोज के बारे में कंफ्यूजन रहता है। तो कोविशील्ड का वेरिएशन है, कोविशील्ड जो है वो 12 हफ्ते से 16 हफ्ते का अंतराल के बाद रिकमेंड किया गया है और कोवैक्सीन को 4 से 6 हफ्ते के फर्स्ट से सेकेंड डोज के बीच में अंतर रखने की रिकमेंडेशन की गई है। और स्पुतनिक 7 जो है वो 3 हफ्ते के अंतराल के बाद दूसरा डोज लगाया जाता है। मात्रा दोनों की बराबर है, तीनों की 0.5 ml यानी आधा ml जो है वो इंजेक्शन लगता है। बाएं बाह में डेल्टॉइड मसल जो होती है, सबसे ऊपर मसल जहाँ से आपका शोल्डर काम होता है, ये यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर लगाया जाता है। ये सभी वैक्सीन जब हम शासकीय संस्थान में जाते हैं तो वहाँ निःशुल्क उपलब्ध है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड और कोवैक्सीन उपलब्ध है सरकारी संस्थानों में, और प्राइवेट में भी ये कुछ जगहों पर अनुमति दी है शासन के द्वारा। उसकी दर भी निर्धारित की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कोविशील्ड जो है वो 780 रुपये निर्धारित है और 1410 रुपये कोवैक्सीन का है, और स्पुतनिक का जो चार्ज है वो 1145 रुपये का फिक्स किया गया है। इसके अलावा आई थिंक उसमें कुछ सर्विस चार्ज 120 या समथिंग का ऐड किया गया है, तो इस रेट पर उनको उपलब्ध कराना होता है। 21 तारीख से जो वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है उसकी गाइडलाइंस थोड़ी सी चेंज हुई है। वर्तमान परिस्थिति में जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है उसमें जो प्राथमिकता क्रम है कि हम किसको पहले प्राथमिकता देंगे, वो इस क्रम में दिया गया है कि सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, जबकि मैक्सिमम हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। प्रथम चरण में 45 से अधिक आयु के यदि कोई नागरिक है उसको प्राथमिकता देने की बात की गई है। वही नागरिक जो दूसरा डोज ले रहे हैं, तो ये मान लो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि वैक्सीनेशन का कुछ इशू है तो वो दूसरा डोज वाले को पहले हम प्राथमिकता देंगे क्योंकि वो उसका डोज मिस हुआ है। और 18 से अधिक वर्ष के आयु जो है वो सभी कहाँ मिल सकता है वैक्सीन, तो शासकीय अस्पतालों में सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, CSC, PSC, हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल कॉलेज और कुछ वैक्सीनेशन केंद्र भी कोविड वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और डिस्पेंसरीज को आइडेंटिफाई किया गया जहाँ पर कोल्ड चेन मेंटेन करने की सुविधा उपलब्ध है, उनको भी लाइसेंस दिया गया है कि वो तो आप अपने सुविधा के हिसाब से जो भी बेनिफिशियरीज जहाँ चाहे वहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं। ये कैसे पता चलता है कि ये जो सुरक्षा को लेके बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है या फला को हो गया असरकारक नहीं, इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि कोई भी वैक्सीन, कोई भी, ये सिर्फ कोविड-19 की बात नहीं कर रहे, कोई भी वैक्सीन को इंसानों में शुरू करने से पहले कई ट्रायल की स्टेज चलती है। आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा, ऐसा बहुत पॉपुलर हो गए हैं। क्लिनिकल ट्रायल 1, क्लिनिकल ट्रायल 2, क्लिनिकल ट्रायल 3, ये सब स्टेजेस है। सबसे पहले जो है वो अलग अलग स्टेजेस की जो ट्रायल्स होती है उसमें 2 बिंदुओं पे ध्यान दिया जाता है। पहला कि आपकी जो कोई भी नई वैक्सीन है या कोई नई दवा है उसमें भी यही सेम होता है, वो परीक्षण में कितनी सुरक्षित है।
जिन पे हम उपयोग कर रहे हैं उनको कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। तो शुरुआत जो है जानवरों से करके और आखिरी में इंसानों पर भी उसका ट्रायल होता है। जो वॉलंटियर्स होते हैं उसका अपना एक प्रक्रिया है, कानूनी एक वो है, पूरा सिस्टम है जिसके अंतर्गत उसको परमिशन लेकर और उसके जो फॉर्मेलिटीज है पूरा करके फिर ट्रायल दिया जाता है। तो एक तो हम सेफ्टी देखना जरूरी होता है, दूसरा वो कितना असर कर रहा है वो देखना जरूरी होता है, और कोई और एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है ये देखना। तो एफिकेसी के अलावा सेफ्टी जो होती है वो बहुत एक महत्वपूर्ण विषय होता है। तो यदि सेफ है और इफेक्टिव है उसी कंडीशन में वैक्सीन दिया जाता है। अब बात आती है कि कई लोगों को इन्फेक्शन हो गया है वैक्सीन लगाने के बावजूद। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि दो तरह के आपके इम्यूनिटी होती है, लोकल इम्यूनिटी और सिस्टमिक इम्यूनिटी। तो ये जो वैक्सीन अभी हमारे पास उपलब्ध है ये सब सिस्टमिक इम्यूनिटी को उत्पन्न करती है। तो ये शरीर के अंदर लड़ती, शरीर के बाहर नहीं। तो आप लोगों को सभी को ये पता है कि जो ये वायरस है, कोरोना वायरस, ये सांस के रास्ते अंदर जाता है। जब सांस के रास्ते अंदर जाता है तो दो जगह है जो इनकी एंट्री पॉइंट है जहाँ से ये बॉडी के अंदर एंट्री करेगा। वो है एक तो गला, नाक और गला की मुकोसा में चिपक के और उसके फिर अंदर प्रवेश कर जाता है और अपना मल्टीप्लिकेशन करता है और फिर अपना आबादी बढ़ा के बाकी उसके लक्षण आते हैं। दूसरा उसकी एंट्री पॉइंट होती है वो होती है लंग्स। ये दोनों जगहों पर हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये ऑक्सीजन के ये जो है हवा के एयर के थ्रू जाते हैं। तो एयर तो रोक नहीं सकते, तो कोई ऐसा शटर नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि हम उसको मुंह के या नाक के अंदर एंट्री को रोक सकते। तो वो एंट्री होगा और एंट्री होने के बाद वो लोकल जो टिश्यूज हैं, जो मांसपेशियां हैं, वहां तक तो जाएगा। तो जब वो जाता है तो वो थोड़ा से सिम्टम्स पैदा करता है, लेकिन उसका जो गंभीर दुष्परिणाम है वो बॉडी में अंदर जाने के बाद होता है। वहां पर आपका वैक्सीन काम करता है और उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरह उसमें यदि कोई किसी को इन्फेक्शन हुआ है, कुछ भी आया भी है, तो उसको बहुत कम लक्षण आते हैं और वो थोड़े से लक्षणों में ही ठीक हो जाता है। वो गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचता या उसकी मृत्यु का खतरा टल जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे आपसे शेयर करना था। दूसरा, जब वो वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें बहुत कम लोगों को देखने में आया है कुछ लक्षण आए, फिर भी उसको 4 से 6 हफ्ते तक वैज्ञानिक लोग उस पर नजर रखते हैं कि क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, और इसके बाद भी अगले 2 से 3 महीने तक भी उसको निगरानी में रखा जाता है। जब हम सेफ्टी का डिक्लेयर करते हैं उसके पहले, जब वैज्ञानिक इन सब चीजों से आश्वस्त हो जाते हैं कि वैक्सीन उस बीमारी के लिए एक असरकारक है, मीन्स जिन लोगों में हमने वैक्सीन लगाया उस पर बीमारी के चांसेस कम हो गए और गंभीर स्थिति में बीमारी नहीं पहुंची, तो कितना वो असरकारक है, कितना इफेक्टिव। दूसरा, इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि वो वैक्सीन ने कोई साइड इफेक्ट या हानिकारक प्रभाव नहीं डाला जो नुकसान पहुंचा सकता है वैक्सीन लेने में। क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो आज की तारीख में डेटा उपलब्ध है, जानकारी उपलब्ध है। तो वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों को, जिनकी संख्या यहाँ पर 10 में से 1 मैंने लिखी है, वो एक मोटा मोटे समझने की, लेकिन उससे भी कम लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत बुखार, कहीं कहीं पर लोकल में, जैसे आप कोई भी इंजेक्शन लगता है, कांटा चुभता है, तो जो जगह पर इंजेक्शन लगता है या कांटा चुभता है वहाँ पर टच करने पे या हाथ लगने पे एहसास होता है कि हाँ कुछ यहाँ पर लगा था, वैसा कुछ एहसास। कुछ लोगों को हल्का सिर दर्द, बुखार जो है वो एक कॉमन लक्षण है, किसी को सिर दर्द, किसी को ठंड लगना, किसी को हल्का सा थकान महसूस करना, ये यूजुअली उसी दिन या अगले दिन होता है। 24 घंटे में ज़्यादातर ये सिम्टम्स 24 घंटे के लिए टेम्परेरी तौर पे आते हैं। कमजोरी कभी कभी महसूस करना और इस तरह के ये सिम्टम्स बहुत मामूली से कभी किसी को आते हैं जो सिंपल पैरासीटामोल खाने से ठीक भी हो जाते हैं।
तो ये कोई गंभीर टाइप के कोई चीज़ नहीं आती। और उसका मैं ये देना चाहूँगा कि मैं खुद जो है वो दोनों वैक्सीन लगवा के बैठा हूँ आपके सामने और बिल्कुल सेफ और सुरक्षित हूँ। मेरा पूरा परिवार वैक्सीनेटेड है, उनको किसी को कोई लक्षण नहीं हुआ। मेरे विभाग में लगभग 35 लोग काम करते हैं मेरे साथ। मेरी टीम में सब हर एक व्यक्ति वैक्सीनेटेड है, उसमें से किसी को कोई दुष्परिणाम कोई भी प्रभाव नहीं आया। एक दो लोगों को हल्का बुखार आया था और एक आध किसी ने हाथ पैर दर्द की शिकायत की। इसके अलावा किसी को सभी ने पैरासिटामोल लेके डॉक्टरी सलाह से पैरासिटामोल लेके और वो ठीक हो गए। तो ऐसा कोई गंभीर लक्षण किसी को नहीं आया। और इस मेडिकल कॉलेज में भी लगभग 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं, डॉक्टर और स्टाफ में लाके उन सब ने वैक्सीन लगवाया, किसी को कोई गंभीर दुष्परिणाम नहीं। अगला सवाल ये आता है कि हमने तो वैक्सीन लगा लिया, दोनों डोज लगा लिया, अब हम लोग तो सुरक्षित हैं, तो हमें अब क्या मास्क लगाना चाहिए? ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कई बार मेरे पास फोन भी आते हैं लोगों के, कई लोग सामने से पूछते हैं। और ये और जाहिर सी बात है, जिज्ञासा की बात रहती है हर एक व्यक्ति के कि मैं तो सुरक्षित हूँ, तो फिर क्या स्थिति? तो यहाँ पर ये बात जानना जरूरी है। दो चीजें हैं। पहले मैंने आपको बोला कि जो आपके अंदर वायरस की एंट्री है वो आपकी वैक्सीन नहीं रोकेगी, वो रोकेगा आपका मास्क। जब आपके वायरस युक्त हवा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी तो निश्चित तौर पे इन्फेक्शन साथ में लेके जाएगी। और ये हमको पता नहीं है कहाँ पर वो दूषित है, कहाँ पर वो शुद्ध है। तो इसलिए वैक्सीन लगाने के बाद भी जब भी हम ऐसे स्थान पे जाते हैं, जैसे पहले से कोरोना की गाइडलाइन है, तो उसको मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग करने से वायरस नहीं शरीर के अंदर होगी नहीं, तो इसलिए वैक्सीन होगी भी तो अगला स्टेप जो है आपका सिस्टमिक इम्यूनिटी आप पर काम करेगी, तो उसका कड़ाई से पालन करना जरूरी हो जाता है। तो ये बात एक क्लियर हो गई। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग भी हमको फिर भी रखना है। तो एक तो हमारी एंट्री रोकने के लिए काम आता है, इसलिए जरूरी है। और दूसरा ये कि अभी तक जितनी भी वैक्सीन आई है वो 100% इफेक्टिव नहीं, उसकी जो एफिकेसी है वो 100% नहीं है। लेकिन जब हम कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का साथ में पालन करते हैं, तो उसके सेफ्टी लेवल बहुत बढ़ जाता है, वो और अधिक प्रभावकारी हो जाता है। इसलिए जो है वो मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और समय समय पर हाथ धोना और सैनिटाइजर अगर हाथ धोने की सुविधा नहीं है उस कंडीशन में सैनिटाइजर का उपयोग करना जो है ये रिकमेंड किया जाता है। सुरक्षित वैक्सीनेशन के बाद कितने समय तक सुरक्षा मिलेगी, अगला सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी चूंकि नई बीमारी है नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा गया है, वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि ये इफेक्टिव है। लेकिन निश्चित तौर पे कितने समय तक काम करेगा, आपका एंटीबॉडी का लेवल कितने समय तक कम होगा, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर एक बीमारी में एंटीबॉडीज का लेवल समय के साथ साथ कम होता जाता है। लेकिन अगर बूस्टर डोज लग जाता है या कभी सबकी इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा शरीर उसको रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि वो मेमोरी में रहता है। तो इसलिए जो है वो अपन को मास्क का इस्तेमाल करना और वही SMS का ध्यान रखना। तीसरा जो अक्सर करके हमारे जहन में सवाल आता है और लोग पूछते नहीं है, मेरे पास फोन भी आते हैं कि कौन सी वैक्सीन हम लगाएं, कौन सी बेहतर वैक्सीन। तो देखिए, सबकी एफिकेसी में आप देखे होंगे तो सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में आया ये 72% इफेक्टिव है, कोई 78% इफेक्टिव है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव है। देखिए, तो परसेंटेज से बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। सबका वैक्सीन का अपना अपना काम करने का तरीका है, सबके अलग अलग ट्रायल है। तो कई बीमारी में, कई वैक्सीन में तो ये भी देखने में आया कि कंपनी ने जितना प्रोटेक्शन खुद ने बताया है, वैज्ञानिकों ने जब उसका परीक्षण किया तो उससे ज़्यादा प्रोटेक्टिव उन्होंने पाया। तो ये इस फिगर में जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। तीनों काम अच्छा कर रही हैं, तीनों सुरक्षा दे रही हैं। तीनों में से जिसमें भी मन करता है, जिसकी भी उपलब्धता है वो लगवा सकते हैं। और तीनों जो है वो गंभीर परिस्थिति में पहुंचने से बचाने के लिए कारगर है।
खासकर हमने जो पिछला दूसरी लहर आई है उसमें हमने देखा कि जिन बुजुर्गों को और जो ऐसे लोग जो दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं और वो वैक्सीनेटेड रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया था, उनको इन्फेक्शन होने के बावजूद भी बहुत गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचे या उनको मृत्यु से बच सके वो वैक्सीन। इसलिए ये बहुत सुरक्षित है, विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी बीमारी से जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी की बीमारी, कैंसर वगैरह वगैरह बीमारी से ग्रसित हैं, तो बहुत जरूरी हो जाती है तुरंत वैक्सीन। कितने दिन में पर्याप्त सुरक्षा आ जाती है? तो आपका जैसे सभी वैक्सीन में 2 डोज का प्रावधान है, तो दूसरा डोज लगने के 14 से 21 दिन या 2 से 3 हफ्ते के बीच में माना जाता है कि जो एंटीबॉडी लेवल है उस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो पर्याप्त सुरक्षा दे पाए। इसलिए जरूरी हो जाता है कि दोनों वैक्सीन को हम समय पे लगवाएं। अभी अपन ने बात की वैक्सीन का प्रथम डोज। हाँ, दूसरा ये सवाल पूछते हैं लोग कि हमने साहब पहले वाला वैक्सीन लगाई थी, दूसरी हम कौन सी लगाई, या तो भारत सरकार के जो अभी गाइडलाइन है उसके हिसाब से उसी वैक्सीन को लगाना चाहिए जो पहले लगी, सेम वैक्सीन को दूसरा डोज दिया जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर न्यूज़पेपर में देखा 1-2 घटनाएं ऐसी हुई जहाँ पर वैक्सीन बदल गया और जिस भी कारण से बदलाव में उस पर कमेंट्स नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती तो उसमें कोई ऐसा दुष्परिणाम नहीं होता जिससे उस व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या कोई गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कभी दुर्घटनावश हो जाता है तो उसमें कोई ऐसा घबराने की बात नहीं, उसमें कोई ऐसा हानिकारक प्रभाव नहीं अगर कभी ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। अदरवाइज सेम डोज रिपीट करने सलाह दी जाए। क्या सावधानियां रखना चाहिए, ये अगला सवाल आता है। तो तीनों वैक्सीन सुरक्षित हैं। किसी भी तरह की असुविधा शिकायत यदि होती है लाभार्थी को तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर वहाँ पर जाके अपना समस्या को बता सकते हैं। हेल्थ वर्कर को कॉल कर सकते हैं। हर एक वैक्सीनेशन के बाद वहाँ पर जो कोविड SMS आता है उसमें एक नंबर दिया होता है, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। या अगर कुछ भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता तो हम लोगों को बताएं और वो जाने की एक टोल फ्री नंबर है छत्तीसगढ़ शासन का 104, जिसपे आप कोविड से संबंधित किसी भी समस्या के लिए, वैक्सीनेशन से संबंधित किसी भी तरह के साइड इफेक्ट होने पे या दिक्कत आने पे आप तुरंत उनको संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर संबंधित व्यक्ति रहते हैं जो मदद करते हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया में शेयर किया और मैंने भी देखा, स्वयं देखा, और कई पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। एक टीचर भी है, उनका मैंने पोस्ट देखा जिसमें वो बोलते हैं कि साहब कार्डियक कोई परेशानी, हार्ट दिल की बीमारी है तो उसको नहीं लगाना चाहिए, तो दिल का दौरा पड़ जाता है। न्यूरोलॉजिकल डायबिटीज वालों को नहीं लगवाना चाहिए, किडनी डिजीज वालों को नहीं लगवाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। ये पूरे भ्रामक है, ये समाज विरोधी है। बल्कि उनको ज़्यादा आवश्यकता है वैक्सीन लगाने की, क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल है, वो ज़्यादा उनको चांसेस हैं बीमारी होने के, और बीमार होने पर उनके गंभीर परिस्थिति में पहुंचने की ज़्यादा संभावना है और उनकी जान को ज़्यादा खतरा। तो ऐसे लोगों को तो प्राथमिकता के आधार पे ही लगवाना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों पे वैक्सीन लगाया जाता तो कोई जोखिम नहीं है। ये जो चीज़ें हैं वो अफवाहें हैं, और यही कारण है कि प्रथम चरण में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी थी। प्रथम चरण जो टीकाकरण का कोविड-19 वैक्सीन लेने से पहले किन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए और कितने समय तक नहीं करना चाहिए। देखिए, ये भी एक भ्रांति है। कई लोग वैक्सीन लगाने के पहले अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल ये ना करें, ऐसा सलाह दी जाती है। और आपके संपर्क में जो लोग भी यदि ऐसा धारणा रखते हैं तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। ये घातक हो सकता है, ये हानिकारक हो सकता है। उनको जो भी दवाई ले रहे हैं
तो लेते रहें। जिस भी चीज़ की दवा है उस पर कोई मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन जब वैक्सीनेशन कराने जाएं तो वहाँ पर बता दें कि हम कौन सी दवा खा रहे हैं, वो बता दें। अगर कुछ ऐसा लगता है तो वो उचित सलाह वहाँ से मिल जाएगी। अन्यथा आप ये मान के चलिए कि कोई भी दवा की मनाही नहीं है, सभी दवा लेते हुए वैक्सीन लगाया जाए। अब कई बार सवाल आता है कि हम किसी व्यक्ति का क्वेरी रहता है कि वैक्सीनेशन, हमको तो ऑलरेडी कोरोना हो चुका तो क्या वैक्सीन लगवाना चाहिए? यस, जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि कोरोना होने के बाद भी उतने लेवल तक एंटीबॉडीज पहुंच जाए ऐसा जरूरी नहीं होता जो आपके लिए दोबारा इन्फेक्शन को रोक सके, क्योंकि कोरोना एक बार हो जाने के बाद दोबारा भी हो सकता है। लोगों की गलत धारणा है कि हमको एक बार कोरोना हो गया तो हम सुरक्षित हो। बिल्कुल ये गलत धारणा है, ऐसा कुछ सुरक्षित नहीं होता। तो उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। जो वर्तमान में गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से किसी को कोरोना हुआ है तो उसके पॉजिटिव होने से 3 महीने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो जो अंदर की प्रतिरोधक क्षमता की प्रक्रिया चलती है उसके कारण जो हमारा वैक्सीन है वो उतना प्रभावकारी नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए। इसलिए 3 महीने का इंतजार करें, उसके बाद फिर लगवाना चाहिए वैक्सीन, यदि कोई पॉजिटिव हुआ है तो। बटन करते तो नहीं आ रहा है क्या? वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी दवा लेना चाहिए? कोई जो उम्र के हिसाब से जो है कितना पावर की दवा लेना है वो डॉक्टर से सलाह लेने या यहाँ हेल्थ वर्कर से सलाह लेने। ज़्यादातर केसेस में दर्द होता है, इंजेक्शन साइड में लाल हो जाता है और वहाँ पर अजीब सा महसूस होता है, नॉर्मल फीलिंग आती है, साइड में जहाँ इंजेक्शन लगा। किसी को बुखार हाथ पैर होता है। सभी चीज़ों का प्रभाव जो है वो कम करने के लिए पैरासिटामॉल कारगर होता है। पैरासिटामॉल के अलावा कोई भी दवा खाने की जरूरत नहीं है। कई लोग ऑम्बिफ्लेम खा लेते हैं, कई लोग कोई और खाते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो अननेसेसरी मेडिकेशन जो है वो बचना चाहिए। सिंपल पैरासिटामॉल टेबलेट खाने से ये सभी लक्षण खत्म हो जाते हैं और हद से हद 2 डोज लेना पड़ता है, क्योंकि ये किसी को 4-6 घंटे रहते हैं, किसी को 10-15 घंटे, इसके बाद ठीक हो जाते हैं। तो मैक्सिमम देखेंगे तो ये 2-3 डोज से ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो पैरासिटामॉल ले सकते हैं, लेकिन सलाह से लें। क्या अगला सवाल है क्या मैंने वैक्सीन लगाया है उसके बाद मैं या कोविड पॉजिटिव हुआ उसके बाद मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ कि नहीं, रक्तदान कर सकता हूँ कि नहीं? रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन 2 हफ्ते के बाद वैक्सीन लगने या आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के बाद रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन आपके आरटीपीसीआर नेगेटिव आने से या वैक्सीनेशन होने से और आपके ब्लड डोनेशन के बीच में 2 हफ्ते का गैप होना जरूरी है। अगला जो सवाल रहता है लोगों का कि जो स्तनपान करा रही महिलाएं उनको टीकाकरण करवा सकती हैं कि नहीं? हाँ, पहले ऐसा था कि मनाही की गई थी, क्योंकि उस समय तक क्लिनिकल ट्रायल के डेटा नहीं आए थे कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चे के लिए सुरक्षित है कि नहीं ये टीके। तो अभी जो वैज्ञानिक प्रमाण आए उसके हिसाब से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई उसका नुकसान नहीं है। इसलिए अभी ये रिकमेंडेशन दिया जाता है और लगाए जा रहे हैं कि जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं बिल्कुल बिना चिंता फिक्र के बिल्कुल जाके टीकाकरण करा सकते। इसी संदर्भ में मैं आपको सामने शेयर करना चाहूँगा कि कई लोगों ने सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं और शेयर किए हैं। इसमें कई राजनेता और कई पर्टिकुलर वाले लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि साहब ये सुरक्षित नहीं है, टीका नहीं लगाना है, लेकिन वो पुराने वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। एक स्टेज था जब कोई भी टीकाकरण या टीका जो है वो क्लिनिकल ट्रायल 3 से आगे निकल जाता है तो वैज्ञानिक तौर पर ये प्रमाणित हो जाता है। तो उस स्टेज में कई लोगों ने अपने स्टेटमेंट जारी किए थे, लेकिन वो पुराने स्टेटमेंट है, उनको आज की परिस्थितियों में आपस में कोरिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास पूरे
सब चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं वैज्ञानिक प्रमाण की, पूर्णतः सुरक्षित है। इस टीके को लेकर क्या जोखिम है, कौन कौन सी वैक्सीन न लग, कौन लोग वैक्सीन न लग। तो जिन लोगों को एनाफाइलेटिक रिएक्शन हुआ है पहले डोज या एलर्जिक रिएक्शन हुआ है वैक्सीन जो पहले डोज, उनको सलाह दी जाती है सेकेंड डोज ना लगवाएं, उससे पहले उसको जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह, या कोई चीज़ से गंभीर एलर्जी का शिकायत है तो भी डॉक्टरी सलाह के बाद की गंभीर किस्म की एलर्जी के होने की स्थिति। गर्भावस्था में अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, अभी क्लिनिकल ट्रायल पूर्ण नहीं हुए इनके कि गर्भावस्था कितना सुरक्षित है माँ के लिए और बच्चे के लिए। तो इसलिए अभी वर्तमान परिस्थितियों में गर्भावस्था में वैक्सीन लगाने की सलाह नहीं दी जाती है और जो गर्भावस्था वाली महिला है वो वैक्सीन न लगवाए, ऐसा कुछ लोगों को कुछ समय के लिए टालने की बात कही जाती है कि अभी वैक्सीनेशन लगा के 4 हफ्ते से 6-5 हफ्ते तक वेट करना चाहिए, तो मोटा मोटी 1 महीने या उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक आध हफ्ते वेट करना चाहिए। जिन लोगों में ऐसे भले ही वो पॉजिटिव नहीं है लेकिन उनको ऐसे लक्षण हैं जिससे लगता है कि कोरोना हो सकता है, उदाहरण के तौर पे बुखार है, सर्दी जुकाम है, मुंह का टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं आ रही है, ऐसे कोई भी लक्षण जो जिसमें जरा भी संभावना लगती है कि हाँ ये इसको कोविड हो सकता है, तो बेहतर है वो 4 हफ्ते का इंतजार कर लेंगे उसको लगना। या किसी को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी गई है, किसी मरीज को कोविड-19 या प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, उनको भी 1 महीने रखने की व्यवस्था की जाती है, सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों के यदि हम वैक्सीन लगाएंगे तो वैक्सीन का असर नहीं। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंटेंसिव केयर में है, ठीक है, उसको भी कुछ दिन वेट करने की सलाह। ये कुछ मान्यताएं और भ्रांतियां हैं जो लोगों के बीच में फैली हुई, इसका वैज्ञानिक तत्व मैंने कोशिश किया आप लोगों सामने रखने की। एक तो ये है कि प्रजनन क्षमता जो है वो प्रभावित होती है और नपुंसक हो जाते हैं पुरुष, ऐसा धारणाएं बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। और ऐसे बहुत सारे शरारती लोग होते हैं जो अपने दिमाग से ऊपर जाती है और निकालते हैं, लोग वही लोग उसको मानते हैं। उसका वैज्ञानिक तथ्य है कि जो वैक्सीन अभी उपलब्ध है उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें प्रजनन क्षमता में विपरीत प्रभाव डालती है, ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है, स्पष्ट है। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि पहले इंसानों में इसका प्रयोग किया जाता है, उसमें देखा जाता है, फिर जानवरों में प्रयोग किया जाता है और इंसानों दोनों में प्रयोग किया जाता, तो ऐसा कोई प्रतिकूल प्रभाव अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है जो इस तरह का हो। लेकिन पहले भी ऐसी अफवाहें फैलाई गई, मैंने आपको बताया, पूर्वियों भी हम लोगों ने अनुभव किया है, तो ये सब पूरी कल्पनाएं रहती है और पूर्णतः सुरक्षित होने के बाद, प्रभावशील होने के बाद ही वैक्सीन इस्तेमाल की मंजूरी दी जाती है, जैसे हमने आपको पहले सुना। दूसरा, एक अभी लेटेस्ट कुछ वीडियोस आए हैं, शायद आप लोग भी देखे होंगे, मैंने भी देखे, सोशल मीडिया में शेयर हो रहे हैं कि कुछ लोगों को चुंबकीय प्रभाव आ गया है वैक्सीन लगाने के बाद। तो एक चीज़ तो ये आप देखे होंगे कि ये जितने लोग भी इस तरह का दावा कर रहे हैं सब मीडिया में वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वो वैज्ञानिकों के पास कोई नहीं गया कि साहब हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, सत्या है। छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोगों ने अपलोड किया है वीडियोस, लेकिन मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, मैं तो कमेटी का अध्यक्ष हूँ, मेरे सामने कोई सब आज तारीख तक कोई रिपोर्ट नहीं है, न किसी जिले में रिपोर्ट हुआ, किसी समिति, जिले में भी समिति रहती है कि जिसमें ऐसा कोई किया गया। ये जो सब मीडिया में कई बार कई लोग कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जो एक तरीका होता है कि प्रचारित हो जाए, फेमस हो जाए। वैज्ञानिक तरह के कई लोगों में ऐसा रहता है कि जिनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है स्किन की, तो वो स्किन में चीज़ों को चिपकने की एक क्षमता रहती है, वो इलास्टिसिटी का होता है, और वो सिर्फ मेटल ही नहीं, उसी में उसमें चिपक जाए। कई लोगों ने आज नहीं, पहले भी कई लोग सिक्के चिपका लेते शरीर, तो
वो एक चमड़ी में इलास्टिसिटी करा होता है, चमड़ी बहुत मुलायम होती है, तो किसी किसी के जिनके खासकर हेयर नहीं होते इसके में, उसमें चीज़ें चिपक जाती है लेकिन वो चुंबक नहीं होता है, वो घर्षण के कारण होती है, फ्रिक्शन के कारण होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है और ऐसा कोई किसी विशेषज्ञ के सामने क्लेम नहीं किया। जितने लोगों ने क्लेम किया है वो सब ने क्या किया है, वो सब सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। तो कल से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कल का दिन बहुत अच्छा दिन रहा। कल काफ़ी सारे लोगों ने टीकाकरण कराया। यदि आप पूरे इंडिया की बात करें 82 लाख लोगों ने टीकाकरण कराया। एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए, खुशी की बात है कि लोग आगे आ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा सक्सेस रेट रहा, अड़ोस पड़ोस के राज्यों में भी रहा। आप लोगों से जो भी श्रोतागण हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो लोग भी अपने स्तर पर इस पुनीत काम में मदद करें, आगे बढ़ें और जो टीकाकरण के लिए एजुकेशंस हैं, जो लोगों के अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, उनको दूर करने में जो है मदद करें। ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। और एक मैं आपको एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि अभी हमने बात की पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान के दौरान ही 2000 में सन 2000-2001 में मैं खुद जो है वो समय बहुत दूर स्थित एक हेल्थ सेंटर में पोस्टेड था, मेडिकल ऑफिसर। वहाँ के स्कूल के बच्चों में बहुत उत्साह था। उन लोगों ने पल्स पोलियो को पहले आके मुझसे पूछा कि सर हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं आपकी बताइए सर। तो उनके ऐसे जैसे आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ वैसे एक प्रोग्राम उनके स्कूल में हुआ था। उसमें मैंने उनके सामने रूबरू होकर कुछ चर्चाएँ की। उन्होंने बताया कि सर अब हमारे लिए क्या आदेश, हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब चूँकि बच्चे वो कोई 9वीं 10वीं 12वीं वाले बच्चे थे, तो पोलियो तो वो पीते नहीं है, तो पोलियो के रेंज से बाहर हो गए थे। तो फिर भी मैंने बोला कि आप लोग ये कर सकते हो कि जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनको आप केंद्र तक पहुँचाने में मदद करें हमारी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे जगह जहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी वहाँ वैक्सीन कम पड़ गई थी, क्योंकि सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए भी उसको उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया। उन लोगों को जो टैक्सी से जा रहे थे, उन लोगों को जो बस से जा रहे थे, उन लोगों का भी इतना टीकाकरण कराया कि मुझे दूसरे क्षेत्र से वैक्सीन जुड़े हुए वो लोग अपना सहयोग करेंगे और इस पुण्य कार्य में जो है अपना हाथ करना है। ये कुछ जो भी मेरा प्रेजेंटेशन है उसके ये रेफरेंसेस हैं। यदि आप में से कोई उसमें ज़्यादा चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल है तो आप लोग निश्चित तौर पे यू आर इनवाइटेड और मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप लोग सवाल करते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका जवाब दे सकूँ। धन्यवाद सर, आपने बहुत सरल और इजी तरीके से सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। सर आपसे ना थर्ड वेव से रिलेटेड कुछ जानकारी अगर आप दें बच्चों को, क्या प्रिकॉशन ले, कैसे वो इससे अभी जो इनकमिंग आने वाला है जो प्रेडिक्टेड है 6 to 8 वीक में, सर थोड़ा सा उस पर भी हाईलाइट्स आप दे दें तो अच्छा रहेगा। हाँ, देखिए थर्ड वेव में जो बातें जितनी भी थर्ड वेव की आ रही हैं अभी ये उसका बहुत निश्चित तौर पर जो समय को लेकर और उम्र को लेकर जो एक थियरी निकल के आ रही है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो आज तक मैंने अध्ययन किया है चीज़ों को और मेरी टीम ने अध्ययन किया है। क्योंकि हम लोग पब्लिक हेल्थ से जुड़े विषय से तो रखते हैं तो हमें इन्हें करंट अफेयर्स पे नजर रखना पड़ता है। तो निश्चित ये नहीं है कि बच्चों में ही आएगी अगली लहर। ये सिर्फ इस आधार पे एक कल्पना की गई है या लोगों की थियरी है कि अगर 18 से ऊपर के लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो छोटे बच्चों में इसका असर होगा। लेकिन अभी ये कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि बच्चों में ही अगली लहर आएगी। ये इस बात पे अगली लहर
अगली लहर का आना कब आएगी और इससे अधिक होगी या इतनी होगी, ये कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात कि हमारे जो कम्युनिटी है उसमें कितने परसेंटेज लोग वैक्सीन लिए हुए। देखा यह गया है कि यदि हम वायरल डिजीज की बात करें तो अगर 70% पॉपुलेशन हमारी वैक्सीन ले लेती है, प्रोटेक्टेड हो जाती है, तो एक से दूसरे बीमारी पहुंचने की जो क्षमता होती है बीमारी की, वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो उस समय फिर ये इस तरह की सिचुएशन नहीं उत्पन्न होती जैसा अभी हमने अप्रैल और मार्च में, अप्रैल में जो हमने ये अनुभव किया मई में, इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। होते हैं तो थोड़े बहुत केस आते रहते हैं। तो एक तो हमारे पास कारगर हथियार ये है कि हम वैक्सीनेशन अधिक से अधिक मात्रा में और अधिक से अधिक लोगों को और कम से कम समय में यदि वैक्सीनेशन कराते हैं तो एक हमारा कारगर हथियार ये होगा। इसलिए जो है ये जोर दिया जा रहा है और इसलिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगा कि आज के सेशन के लिए। दूसरा चीज़ ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना और ये जो प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं इसका पालन करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पिछले समय में देखें तो लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, तभी जो है ये लहरें आई। आप यदि छत्तीसगढ़ के रेफरेंस से बात करें तो जो पहली लहर आई है वो आई है सितंबर में, अगस्त लास्ट से लेकर सितंबर में पहली लहर आई थी। और आप यदि रिकॉल करेंगे तो उसके पहले बहुत सारे बड़े बड़े त्योहार लोगों ने मनाए जिसमें कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया। लोगों ने खूब उत्साह के साथ पूरे कोरोना को भूल के कि कोरोना पुरानी बात हो गई है और आपस में इंटरेक्शन हुआ है, मना इसलिए किया जाता है। इसके बाद जो देखेंगे तो जैसे ही केसेस कम हुए वापस वैसी ही चीजें शुरू हुई। तो ऐसा कोई चीज नहीं थी जहां गैदरिंग को अवॉइड किया गया, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, फैमिली फंक्शन हो, इवन लोगों ने टूरिस्ट प्लेसेस पे जाके खूब एंजॉय किया। जबकि ये मालूम है हमको सबको आज की तारीख में कि यदि भीड़ में एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, हो सकता है लक्षण ना हो, उसके आसपास के 4-6 से लेकर 20-32 लोगों तक को इन्फेक्ट कर देते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस गति से इन्फेक्शन फैलता है कि एक केस जो है वो 32-35 लोगों को जब इन्फेक्शन देगा तो जो लहर है वो ऑटोमेटिक होगी। तो ये दोनों जो लहर ये हैं, इसके दोनों के लिए आप देखेंगे, मैं पर्टिकुलर किसी इसके बात नहीं करूँगा, लेकिन उसके पहले जो है वो त्योहारों की तिथियां देख लीजिए कि त्योहार उसमें मेजर त्योहार आए और लोगों ने कोरोना का पालन नहीं किया और उसके बाद जो है वो हमको बहुत सारे केसेस आते हैं उस कम्युनिटी में दिखे। तो निश्चित तौर पे जो ये प्रोटोकॉल बनाया गया है वो प्रोटोकॉल फॉलो करें, वैक्सीनेशन कराएं और जो भी यदि गैदरिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है तो भी उस पर मिनिमम रखें और जो कोरोना का प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हुए रहें, तो निश्चित तौर पे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। समय की बात यदि आती है, समय भी वेरिएबल है, सबके अलग अलग कैलकुलेशन। यदि हम इसी स्तर पे अध्ययन करें जो पैटर्न है तीसरी लहर का, कई जगहों पर देखें हमने कि कई कंट्रीज में तीसरी लहर आ चुकी है और कई जगह आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सबका ड्यूरेशन अलग अलग है, कहीं पर बहुत जल्दी आ गई, 1-2 महीने में भी पलट के वैक्सीन वो आ गया है आपका लहर, और कई जगह 6 से 8 महीने भी लगे। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने डिसिप्लिन हैं, हम कितना अनुशासित हैं। यदि समाज अनुशासित व्यवहार करता है तो निश्चित तौर पे, जैसा कि पटेल सर ने और यादव सर ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है ना भी आए, क्योंकि हमारा पुराना अनुभव ये कहता है कि जो वायरल डिजीज है उसमें 70% यदि हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है तो हमारा ट्रांसमिशन काफी हद तक कम हो जाता है और हम उस बीमारी को कंट्रोल करने की स्थिति में होते हैं। So nice of you, sir.
Thank you for providing clear and actionable guidance for vaccination and control of COVID-19 vaccine in the society. Sir, participant can ask the question if you have any. Good evening, ma'am, and good evening, sir. This is Vivek, Kalyan PG College, MSc second sem. Sir, I have a question that जिनको बीपी है या जिनको शुगर होता है, डायबिटीज, उनके लिए वैक्सीन कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा ना? एंड एक और कि कुछ लोग होते हैं जिनको डिजीज होता है, उनको इम्यूनोसप्रेसर दिया जाता है, उनके केस पे फिर यस, वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने आपको शायद प्रेजेंटेशन में ये बात बताई है कि जो हाइपरटेंशन है और जो बीपी का प्रॉब्लम है और शुगर का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को ज़्यादा जरूरी हो जाता है वैक्सीन लगवाना, और उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो इम्यूनोसप्रेसेंट की बात करते हैं उससे भी कोई ऐसा मनाही नहीं की गई है कि वो उसमें कुछ होगा, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन नहीं है। ये चीज़ हम समझ लें कि ये लाइव वैक्सीन नहीं है, इसमें कोई भी वैक्सीन डिराइव या वैक्सीन इंड्यूस्ड डिजीज होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन। थैंक यू सर। Any other questions? ओके सर, एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स से आया है कि क्या सभी वैक्सीन कोविड-19 वेरिएंट के लिए इफेक्टिव है? वर्तमान परिस्थितियों में तो अभी ये जो टेस्टिंग आया है वो अभी तक तो है, लेकिन जो वायरल डिजीज होती है उसमें वायरस का एक प्रॉपर्टी होती है कि वो म्यूटेट करता है। तो म्यूटेशन अगला म्यूटेशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये अभी अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन अभी जो स्ट्रेन है कम्युनिटी में वो उसमें इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि बिना रजिस्ट्रेशन से भी हो सकता है? देखिए, पहले बिना रजिस्ट्रेशन के डायरेक्ट भी ले रहे थे, लेकिन अभी जो भीड़ बढ़ रही है उसके कारण जो है पहले से भीड़ को अवॉइड करने के लिए प्री रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। तो प्री रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी जाती है, प्री रजिस्ट्रेशन करा के अपना अपॉइंटमेंट के हिसाब से जाएं, अन्यथा वहाँ पर जब आप भीड़ में इकट्ठा होते हैं तो वहाँ भी रिस्क रहता है कोरोना होने। सर, एक क्वेश्चन वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है, बट ये पूछा जा रहा है कि क्या RT-PCR का टेस्ट गलत भी हो सकता है? देखिए, RT-PCR या कोई भी टेस्ट, कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है या स्क्रीन टेस्ट होता है, वो कभी भी 100% सेंसिटिव या स्पेसिफिक नहीं होता। कोई भी टेस्ट, इवन आप जो बाकी टेस्ट भी कराते हैं, एग्जाम्पल के लिए मलेरिया टेस्ट कराते हैं, कई बार देखा हूँ मलेरिया होने के बावजूद भी निगेटिव हो जाता है या नहीं होने के बाद पॉजिटिव हो सकता है। चांसेस बहुत रेयर रहते हैं, बट देयर इज चांसेस। लेकिन ये जो इश्यूज निकल के आ रहे हैं, ज्यादातर ये एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट में आता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में मैं सभी ऑडियंस को क्लियर करना चाहूँगा कि जब रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, यदि वो पॉजिटिव आया है तो निश्चित तौर पे वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये तभी पॉजिटिव आता है जब वायरल लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। वायरल लोड कम होने की स्थिति में एंटीजन रैपिड एंटीजन निगेटिव हो सकता है, लेकिन जो निगेटिव है वो उसको हम इसीलिए पूरा निगेटिव नहीं मानते हैं और उसको RT-PCR कराने की सलाह दें। RT-PCR काफ़ी हद तक सेंसिटिव टेस्ट है और आज की तारीख में गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके अलावा दूसरा जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं आता, ये तो साइंस में साइंस की खूबसूरती है कि जो आज है वो हो सकता है कल वो पुरानी चीज़ हो जाए, एक नई चीज़ आ जाएगी तो ये पुराना हो जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उसके हिसाब से कारगर है। क्या होता है कि कई बार जो सैंपल लिया जाता है उसमें कई बार टेक्निक में गलत हो सकता है कि सैंपल लेते समय अगर प्रॉपर जगह से प्रॉपर तरीके से सैंपल नहीं लिया गया तो हो सकता है पॉजिटिव होते हुए भी निगेटिव आ जाए। लेकिन निगेटिव RT-PCR में पॉजिटिव आने के चांस रेयर रहते हैं, अनटिल अनलेस कोई टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं रेयर कंडीशंस में ना आ जाए। सर, लेकिन कभी कभी CT स्कैन से पता चलता है कि वो पॉजिटिव है और RT-PCR नेगेटिव है, तो ये भी कंफ्यूजन है सर। बिल्कुल 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 सही आपका सवाल है।
उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। होता क्या है कि आपका जो ये पॉजिटिव, जैसे अभी सर ने बताया कि 15 दिन तक पॉजिटिव आता है, इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया था, एक साइंटिस्ट ने बोला कि 15 दिन बाद खुद ही खुद निगेटिव हो जाता है, वो ठीक हो जाती है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि वो एक किसी को इन्फेक्शन हुआ, उसको सिम्टम्स नहीं आए, ठीक है, और वो टेस्ट कराने में लेट हो गया। सपोज वो टेस्ट करा रहा है कि 15 दिन बाद, तब तक जो नेजल म्यूकोसा के वायरस थे वो नेजल म्यूकोसा में वायरस नहीं, क्योंकि आरटीपीसीआर आपका टेस्ट है वो नेजल म्यूकोसा का को टेस्ट करने से सैंपल लिया जाता है और वहाँ की लेयर में जो वायरस रहता है उसका हम आरएनए डिटेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर चूंकि वायरस रहेगा नहीं तो आरएनए नहीं आएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस हुई 15 दिनों में, जो वायरस शरीर के अंदर रहा, उस बीच में जो भी अंदर चेंजेस हुए, केमिकल चेंजेस हुए, उसके कारण बहुत से बॉडी में चेंजेस होते हैं, वो लंग्स में भी चेंजेस होते हैं, वो उसके साथ में रिकवर नहीं होते, उसको रिकवर होने में टाइम लगता है, हो सकता है 15 दिन लगे या उसके अपने दुष्परिणाम होते हैं। तो जो हम CTR कराते हैं, स्कैन कराते हैं, है ना, CT स्कैन कराते हैं, HRCT कराते हैं, HRCT में चेंजेस दिखेंगे, लेकिन वो कोरोना नहीं है, वो कोरोना के कारण जो चेंजेस हुए हैं या किसी और बीमारी के कारण चेंजेस हुए हैं वो दिखाता है। जैसे फाइब्रोसिस हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, एयर एंट्री कम है, या जो भी XYZ जो भी चेंजेस है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, उसको दिखाता है, वो वायरस में दिखाता है। तो चूंकि 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, जो भी टोटल होते हैं 100 में से 80 लोग, तो सिम्टम्स नहीं आता, वो फेज निकल जाने के बाद जो टेस्ट कराते हैं तो हो सकता है कि उनको चेस्ट में दिखे कि हाँ कुछ चेंजेस हैं, वो सजेस्ट कर सकता है कि वो कोरोना का है। लेकिन वो उस समय कोरोना नहीं है। तो आरटीपीसीआर और वो दोनों अलग अलग चीज। CT स्कैनिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए कभी नहीं यूज होता, डिटेक्ट करने के लिए नहीं होता, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो अलग टेस्ट है, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन आप स्टूडेंट में से? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन था कि यदि कोई व्यक्ति का हीमोग्लोबिन डाउन है, लगभग 6 है और वो डायबिटीज भी है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकता है? माइक देखो, माइक वो लगाओ ना, ईयरफोन। जी सर। ओके सर, मैंने ये पूछा कि यदि कोई व्यक्ति का हीमोग्लोबिन अगर 6 हो, मतलब बहुत ही कम हो, 5-6 हो, और वो ऑलरेडी डायबिटिक भी हो, क्या वो वैक्सीन लेने के लिए मतलब वो है कि ठीक है कि हाँ वो सेफ है? जी मुझे बता देना, ऑन करना माइक तो। जी जी जी। जी नहीं एक्चुअली ओके थैंक यू सर।
sir, thank you so much for giving a useful मैडम एक क्वेश्चन है मुझे okay. पूछना Yes, है. ma'am. Yes, ma'am, please, ma'am. Thank you sir for a nice lecture. I am from Department of Zoology, Dr. Shipra Sinha. थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन पूछना है सर, आजकल लोगों में ये फहमी है, मतलब गलत फहमी है, जो भी बोलिए कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये कौन सा ज़्यादा अच्छा है और कौन सा लगाया जाए, क्योंकि कोई कह रहा है कि WHO ने कोवैक्सीन को उतनी प्राथमिकता नहीं दी या उनके लिस्टिंग में नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा आप बताएंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कोवैक्सीन का जो है इफेक्टिव नहीं है। श्वेता, वैसे आप देखेंगे तो CDC एटलांटा जो आप देखेंगे जानते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने माना है कि दूसरे वैक्सीन के कंपेरिजन में कोवैक्सीन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। लेकिन क्या हुआ है कि हमने जो इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेशंस हैं उसमें एक प्रक्रिया होती है अप्लाई करने की, तो भारत बायोटेक थोड़ा लेट हो गया अप्लाई करने में, तो बाकी का सेट को सर्टिफिकेट इश्यू हो गया, तो इंटरनेशनल ट्रेवलिंग के लिए जो है वो सर्टिफिकेट में वैलिड लिस्ट में नहीं दिखा रहा। लेकिन खुशी की अच्छी बात यह है कि वो अप्लाई हो चुका है, वो थोड़ा लेट हो गया था तो उसको भी मिला नहीं है, बहुत जल्दी उसको लिस्ट में शामिल करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन है वैसे इससे रिलेटेड ही, ऐसे सुन रहे हैं कि अपन जो दो डोज ले लिए हैं उनको एक थर्ड बूस्टर डोज भी लगना है, कि क्योंकि 9 मंथ तक इफेक्टिव रहेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये कहाँ तक ये जितनी भी चीजें हैं अभी ये लोगों के अपने अपने कयास हैं। क्या होता है कि कोई किसी चीज को एग्जाम्पल फिट करके कहीं अपनी कैलकुलेशन बैठा लेता है। आज की तारीख में अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक सलाह नहीं दी गई कि ये तीसरा डोज के लिए। आने वाले समय में मान लीजिए कोई म्यूटेशन होता है या कोई नई रिसर्च सामने आती है तो वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में सिर्फ 2 ही डोज की रिकमेंडेशन भी दी गई है, तीसरे डोज की रिकमेंडेशन नहीं दी। ओके, थैंक यू। बाप रे, नेट ये सुनने के लिए आता है कि बहुत सारे वायरल डिजीज जो होते हैं उससे वैक्सीन जो है उसका फिजिकल काम नहीं होता, सिर्फ वो कंट्रोलिंग पावर के लिए होता है। तो कोरोना का वैक्सीन के रिलेटेड में ये है कि नहीं? केंद्र जी आपके ना आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही थी, क्या आप वैक्सीन एफिकेसी का शायद आप बात कर रहे हैं? सर, कोरोना का वैक्सीन जो है इस कोरोना बीमारी का पूर्ण उपचार है कि नहीं है? क्योंकि बहुत सारे वायरल डिजीज में ये सुनने को आता है कि वैक्सीन से एक कंट्रोलिंग पावर के लिए है, उसका पूर्ण उपचार नहीं है। बिल्कुल आप सही है, शायद मेरे ख्याल से आप भी अपना जो सवाल में ही जवाब दे रहे हैं। देखिए वैक्सीन ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट और प्रोफाइलिसिस 2 अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। वैक्सीन ट्रीटमेंट जो होता है वो बीमारी होने के बाद होता है, और प्रोफाइलिसिस या प्रिवेंशन जो होता है बीमारी होने के पहले होता है। कोई भी वैक्सीन ट्रीटमेंट के लिए नहीं काम आती, वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए काम आती। तो ये भी प्रिवेंशन के लिए कि इसके लगाने से बीमारी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, और यदि बीमारी होती भी है तो पूरे शरीर में नहीं फैलती है, उसके गंभीर लक्षण नहीं आता, तो ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू एवरीवन। इट्स अ वेरी जनरल टॉपिक, तो आप लोग के क्वेरीज बहुत ज़्यादा है, एंड सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू निर्मल सर for giving a useful information and related to about COVID-19 vaccine. It will help us to overcome with fear and anxiety among the disease and support our ability to cope up with this. So it also motivate our student to get vaccinated. So now move to the vote of the thanks. I would like to invite Dr. Sudhir Sharma, IQAC coordinator, the man behind this webinar. Organizing without you, sir, this event is won't be possible.
So, sir, please say a few words and vote of thanks to this webinar, today international webinar. धन्यवाद डॉक्टर सौम्या। सौम्या मैडम, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. सर, आ रही है आपकी आवाज़। मैं सबसे पहले डॉक्टर निर्मल वर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेडिकल कॉलेज रायपुर में आप प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं और कम्युनिटी मेडिसिन में विभागाध्यक्ष हैं, तो आपका तो ये विषय ही रहा है और है कि आपने हमारी कम्युनिटी को जो न केवल सुरक्षा, जागरूकता और सतर्कता की दृष्टि से बल्कि इम्यूनिटी पावर आपने आज दिया। आज आपने इस वेबिनार के जरिए हमें मेंटली इम्यूनिटी पावर दिया है कि हम कैसे वैक्सीन सुरक्षा के लिए और कोविड के इस पीरियड में सुरक्षा और जागरूकता, सतर्कता और बहुत सारे विभिन्न बिंदुओं पर आपने अपनी बात कही और पूरा का पूरा जो वैक्सीन के जो टेक्नोलॉजी है, उसका इफेक्ट है, इन सब पर आपने अपनी बात की है और बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही रोचक ढंग से और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से आपने चीज़ों को समझाया, जिससे न केवल हमारे विद्यार्थियों को बल्कि और भी जो दूसरे लोग इस यूट्यूब पर देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, हमारे वेबसाइट पर देखेंगे, इन सब चीज़ों से उन्हें बहुत ही लाभ मिला है। डॉक्टर निर्मल वर्मा जी, मैं बहुत ही आभारी हूँ कल्याण महाविद्यालय के पूरे परिवार की ओर से कि आपने हमें जागरूक किया और हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे जाएं अपने महाविद्यालय से आसपास गांव, मोहल्ले और ऐसे लोग जो वैक्सीन से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, अंधविश्वास के मारे या अफवाह के चलते, इन लोगों को जागरूक करें और लेकर जाएं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि विदेशों में वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए कोई डिनर का ऑफर मिलता है, इनाम का ऑफर मिल रहा है या कोई चीज़ों का ऑफर मिल रहा है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता है कि एक वैक्सीन के लिए एक लोगों को प्रेरित करने के लिए हम अपने छात्रों को कुछ पुरस्कार दें, इनाम दें, कापी, पुस्तक कुछ बांटें। ऐसा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली प्लानिंग के समय आपको याद होगा कि फैमिली प्लानिंग के समय एक व्यक्ति जो फैमिली प्लानिंग के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए लेके जाता था, तो उसे भी उस समय 100-150 रुपया का पुरस्कार सरकार देती थी। ऐसा भी उस समय चलता था। तो मैं बहुत ही अभिभूत हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस विषय को रखा और लोगों की जिज्ञासाओं का जो आपने समाधान किया, प्रश्न जो उपस्थित हुए, क्योंकि जो भी वेबिनार हो रहा है, अगर वहाँ जिज्ञासा नहीं है, प्रश्न नहीं है, कौतूहल नहीं है, तो फिर उस वेबिनार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो लोगों के प्रति मैं आभारी हूँ जिन्होंने आपसे प्रश्न पूछा और आपने बड़े ही सुंदर ढंग से उन्हें संतुष्ट किया। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि भविष्य में भी आप हमारे महाविद्यालय परिवार से जुड़े। 2 दिनों के इस वेबिनार में मुख्य अतिथि अरुणा पलटा जी थी, कुलपति जी। उन्होंने बहुत ही सुंदर शुरुआत की थी, बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि खुद भी होम साइंस, गृह विज्ञान की और फूड न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी की होने के कारण उन्होंने बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान किया, बहुत सी अच्छी बातें बताई थी। हमारे चेयरमैन साहब, जिनकी प्रेरणा से ये वेबिनार हो रहा है, श्री R.K. यादव जी ने भी बहुत अच्छी बात रखी थी, उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे प्राचार्य डॉक्टर R.K. साहू जी ने भी इतिहास विषय के होने के बावजूद बड़े ही सरलता और वैज्ञानिक ढंग से हमें प्रेरित किया, उनके प्रति भी आभारी हूँ। हमारे संकाय अध्यक्ष और इस पूरे वेबिनार आयोजन के प्रेरणा स्रोत और इसकी प्लानिंग करने वाले जिनके निर्देशन में ये हो रहा है, प्रोफेसर Y.P. पटेल जी, उनके प्रति हम हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने न केवल अपने बल्कि आसपास के जितने भी विज्ञान विषय के विभाग हैं, एक संकाय अध्यक्ष के रूप में, एक उपप्राचार्य के रूप में अपनी महती भूमिका निभाई। हम उनके आभारी हैं। NSS के जो विश्वविद्यालय के प्रभारी और कॉमर्स के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर R.K. अग्रवाल जी, उनके प्रति हम आभारी हैं। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जो
आज संचालन कर रहे थी श्रीमती सौम्या खरे, प्रोफेसर सौम्या खरे, तो उन्होंने बहुत ही रचनात्मक ढंग से, बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ और बहुत ही मैं कहूँ कि प्लानिंग के साथ, योजना के साथ इस वेबिनार को संचालित किया, उसकी योजना बनाई और उसे लागू भी किया। इस वेबिनार के बहाने हमारे छात्रों ने हमें सिखाया कि हम किस प्रकार गूगल में वेबिनार को और अच्छा कर सकते हैं, किस प्रकार इसे यूट्यूब में लाइव कर सकते हैं, कल के दिन हम इसे फेसबुक में या दूसरे कार्यक्रमों में भी लॉन्च करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया रहा। मैं सौम्या के प्रति भी आभारी हूँ। श्वेता सिंह की, प्रोफेसर श्वेता सिंह, उन्होंने भी बहुत ही मेहनत की है। पूरा का पूरा विभाग और विज्ञान विभाग के संकाय के बहुत सारे हमारे प्राध्यापक साथी जो आयोजन समिति में हैं, सलाहकार समिति में हैं, हमारे तकनीकी टीम और हमारे प्रिय छात्र जो हमें सिखा रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं। आज के समय में हमारा श्रेष्ठ विद्यार्थी हमारा श्रेष्ठ गुरु हो जाता है। जब भी हमारे मोबाइल में कोई समस्या आती है तो छोटे छोटे बच्चे हमें बताते हैं और तकनीकी जानकारी हमें देते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसा युग आ गया है जहां हम आपस में एक दूसरे के शिक्षक हैं। तो मैं सभी प्रतिभागियों को, मीडिया प्रभारियों को, पूरे महाविद्यालय परिवार को, सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने मिलकर 2 दिनों के इस वेबिनार में इस बहुत बड़ी जो संकट समस्या है उस समस्या से जूझने के लिए पूरे लोगों को प्रेरित किया। और दोनों हमारे एक एक्सपर्ट और आए थे हमारे जर्मनी से आए हुए हमारे जो एक्सपर्ट थे, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गुप्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक और रोस्टक यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष हैं। इन्होंने भी बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेत्र पर, परिवेश पर अपनी बात रखी और हमें पूरा ज्ञान दिया और उससे हमें प्रेरणा मिली है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने 2 दिवसीय ये वेबिनार जो अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार है उसे सफल बनाया। IQAC सेल की ओर से, विभाग की ओर से और पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं पुनः आप सबका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Sudhir sir, for continue support us and to organize this webinar. I also extend my thanks to YP Patel sir for being with us the whole session, for their enormous cooperation in the organization of this event. You should still get infected before your body has built up immunity. So to protect yourself and others, continue to maintain distance, wear a mask, clean hand and avoid purely ventilated area. The end of this function, I would like to thank all of you. Your presence has made this function successful, graceful and important. I am also thankful for your valuable time you have devoted here. I hope your valuable presence will grace us in future also. Get vaccinated for COVID-19 as soon as possible. It is safe and effective, and continue to wash your hand, keep your distance and follow mask guidelines. Thank you everyone once again for glorious presence. Thank you. एक तो फोटो ले लेना या फोटो क्या हुआ? OBS क्लोज कर